हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम पुष्पी पौधों की आकारिकी के अंतर्गत पुष्प की संरचना और पुष्प दल विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक पुष्प है, ये जिसको डंडी कहते हैं सामान्य भाषा में। ये क्या है? वृंत है। वृंत के आगे फूली हुई संरचना है जिसको रिसेप्टेकल या थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। और इसी पुष्पासन में पुष्प के सभी भाग जो हैं स्थित होते हैं। तो ये पत्ती के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? सेपल या कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के ठीक ऊपर जिसको पंखुड़ी कहते हैं हम, जो कि रंगीन होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? पेटल कहते हैं या करोला कहते हैं, मतलब दलपुंज कहते हैं। पुष्प का जो तीसरा भाग है उसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सबसे ऊपर में परागकोश, उसी के नीचे योजी होता है, फिर ये नली के समान संरचना दिख रही है, वो फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं इसको। और ये तीनों भाग मिलकर के क्या बनाता है? स्टामेन या पुंकेसर बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। उसी प्रकार पुष्प का चौथा भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है? पुष्प का मादा भाग है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर में स्टिग्मा देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, उसके नीचे नली के समान संरचना स्टाइल या वर्तिका, फूली हुई संरचना जो कि पुष्पासन के ठीक ऊपर स्थित है, इसको कहते हैं अंडाशय। और ये तीनों मिलकर के क्या बनता है? जायांग बनता है, जिसको क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इस प्रकार हमने अभी क्या देखा पुष्प में कि पुष्प का जो नर भाग है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला परागकोश, दूसरा योजी, तीसरा पुतंतु। परागकोश को एंथर कहते हैं, योजी को कनेक्टिव और पुतंतु को फिलामेंट। इसी प्रकार पुष्प का जो मादा भाग है वो भी 3 भागों से मिलकर बना है। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जैसे उसी को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पुमंग जो है एंड्रोशियम कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों से मिलकर बना है। पहला परागकोश, दूसरा योजी और तीसरा पुतंतु या फिलामेंट। अगला जो पुष्प का मादा भाग है जिसको गाइनोशियम या जायांग कहते हैं, ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो है पुष्प की डंडी है, ये पुष्पासन है और उसी के ऊपर ओवरी जो है स्थित है। पुमंग जो है कितने भागों से मिलकर बना है? तो 3 भागों से मिलकर बना है। परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश, योजी और पुतंतु पुष्प के नर भाग होते हैं। ये तीनों मिलकर के पुमंग बनाते हैं। इसी प्रकार पुष्प का मादा भाग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, जो कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये पुष्पासन है उसके ठीक ऊपर अंडाशय स्थित है। तो इस प्रकार के जो अंडाशय को क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती अंडाशय कहते हैं या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं। तो हमको कौन से भाग दिखाई दिए थे? सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये ही पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। तो ये याद रखना है आपको, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पुष्प के कार्य क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि पुष्प जो है पादप प्रजनन में भाग लेते हैं, जिससे पौधों की निरंतरता जो है बनी रहती है। दूसरा, पुष्प फलों का उत्पादन करता है, जिससे पादप भ्रूण और जो बीज है उसको वो सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा क्या है कि पर परागन को प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्नतशील पौधों की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार पुष्प के मुख्य 3 कार्य हैं।
और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो वो होता है रैफलेशिया आर्नोल्डाई, जिसका जो आकार होता है 1 से 3 मीटर व्यास का होता है। इसी प्रकार विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो वो होता है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, जिसका आकार कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। इस प्रकार आप पुष्प में देख रहे हैं वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पुष्प है कली अवस्था में है, इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? तो बाह्यदलपुंज कर रहा है, कैलिक्स कर रहा है। चूंकि ये हरे होते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं और पुष्प को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। अब देख रहे हैं आप कि बाह्यदलपुंज तो हरे कलर का है, लेकिन जो दलपुंज है उसका कलर बदल रहा है। वो विभिन्न कलर के होते हैं जो दलपुंज होते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज। वृंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। तो पुष्पदल विन्यास किसे कहेंगे? जो बाह्य दल है, परिदल है के व्यवस्थित रहने के क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था पुष्प में बाह्य दलपुंज था, उसके एक इकाई को क्या कहेंगे हम? बाह्य दल कहेंगे। उसी प्रकार दलपुंज के एक इकाई को क्या कहेंगे? दल कहेंगे। इसी प्रकार क्या होता है कि परिदलपुंज होता है, इपिकैलिक्स होता है, तो उसके एक इकाई को हम परिदल कहते हैं। तो इन्हीं तीनों के व्यवस्थित रहने के क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास कहते हैं। बाह्य दल, दल और परिदल के व्यवस्थित होने के क्रम को क्या कहते हैं हम? पुष्पदल विन्यास कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पुष्पदल विन्यास के 5 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम गुड़हल के फ्लावर में क्या देख रहे हैं कि ये अभी तक हमने देखा था कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, परंतु यहाँ पे देख रहे हैं कि दलपुंज के ठीक नीचे भी एक पत्ती के समान संरचना दिख रही है। इसी को कहते हैं इपिकैलिक्स या परिदल कहते हैं। इपिकैलिक्स, कैलिक्स और करोला। यहाँ पे भी देख रहे हैं इपिकैलिक्स, कैलिक्स और करोला। परिदल, बाह्यदल और दलपुंज। परिदलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। यहाँ पर भी देख रहे हैं परिदलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। तो इसी परिदलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज किस प्रकार ये व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार ये आपस में संबंधित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पुष्प का, तो सबसे पहले कौन सा है? कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। तो ऐसे विन्यास को हम क्या कहते हैं? कोरस्पर्शी विन्यास कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं व्यावर्तित में कि ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो उसको व्यावर्तित कहते हैं। तीसरा कोरछादी में क्या होता है? एक दल पूरा अंदर, एक दल पूरा बाहर और 3 जो है व्यावर्तित रूप में है। पंचक में क्या है कि ये 2 पूरा अंदर है, देखिए ये, और ये 2 पूरा अंदर, 2 पूरा बाहर और एक व्यावर्तित, तो पंचक है। तो ध्वजक में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सबसे बाहरी जो है ध्वजक होता है, उसके ठीक नीचे 2 पंखदल, उसके ठीक नीचे क्या दिखाई दे रहा है? ये नौतल कहते हैं। तो ये क्या है? ध्वजक पुष्पदल विन्यास या ध्वजिक पुष्पदल विन्यास कहते हैं। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? पुष्पदल विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? कोरस्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोरछादी, चौथा पंचक और 5वां ध्वजिक। इस प्रकार पुष्पदल विन्यास कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। पहला कोरस्पर्शी, दूसरा व्यावर्तित, तीसरा कोरछादी, चौथा पंचक और 5वां ध्वजिक। 5 प्रकार होते हैं पुष्पदल विन्यास के। कोरस्पर्शी में क्या देखे थे कि दल बिल्कुल
एक दूसरे के संपर्क में थे। व्यावर्तित में एक दूसरे को ढक रहे थे। कोरछादी में एक दल पूरा अंदर, एक दल पूरा बाहर और 3 जो है व्यावर्तित थे। पंचक में क्या था? 2 दल पूरा अंदर और 2 दल पूरे बाहर और 1 व्यावर्तित, वो पंचक होता है। ध्वजिक में क्या था? सबसे बाहर में ध्वजक था, उसके अंदर 2 क्या थे? पंख दल थे, उसके अंदर और क्या था? 2 नौतल था। इस प्रकार पुष्पदल विन्यास कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोरस्पर्शी एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। वो किसमें पाया जाता है? सरसों में और मूली के पुष्प में पाया जाता है कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास, जिसमें दल जो हैं एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, वो होता है कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। तो कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास देख रहे हैं किसमें पाया जाता है? सरसों और मूली के पुष्प में पाया जाता है, जिसमें दल जो हैं एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास में क्या देख रहे हैं कि ये जो दल हैं वो एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक किनारा किसी दूसरे को ढकता है, तो वो व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास कहलाता है। और ये किसमें होता है? तो गुड़हल और सदा सुहागन के पुष्प में पाया जाता है व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। तीसरा कौन सा पुष्पदल विन्यास है? कोरछादी, इम्ब्रिकेट कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक दल जो है पूर्णतः अंदर है और एक दल पूर्णतः बाहर है और 3 जो है व्यावर्तित रूप में है। तो ये किसमें पाया जाता है? तो गुलमोहर और अशोक के पुष्प में पाया जाता है कोरछादी पुष्पदल विन्यास, जिसमें क्या होता है? एक पुष्पदल जो है अंदर पूर्णतः और दूसरा पूर्णतः बाहर और 3 जो है व्यावर्तित रूप में, मतलब एक दूसरे को ढके हुए। तो ऐसे पुष्पदल विन्यास को क्या कहते हैं? कोरछादी कहते हैं। और किसमें पाया जाता है? तो गुलमोहर और अशोक में पाया जाता है। चौथा है पुष्पदल विन्यास में पंचक। पंचक में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि 2 दल पूर्णतः अंदर हैं और 2 दल पूर्णतः बाहर है और एक व्यावर्तित रूप में है। तो ऐसे पुष्पदल विन्यास को क्या कहते हैं? पंचक कहते हैं। वो किसमें पाया जाता है? तो अमरूद और नींबू के पुष्प में पाया जाता है, जिसमें 2 दल पूर्णतः अंदर, 2 दल पूर्णतः बाहर और एक व्यावर्तित रूप में। 5वां प्रकार कौन सा है? ध्वजिक या वैक्सिलरी कहते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे बाहर जो कि दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड या ध्वजक कहते हैं। उसके ठीक नीचे पंख दल होते हैं, 2 पंख दल। उसके ठीक नीचे क्या होता है? ये नौतल कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है ध्वजिक प्रकार के पुष्पदल विन्यास में। ध्वजिक प्रकार के पुष्पदल विन्यास में क्या हुआ था कि जो सबसे बाहर क्या है? ध्वजक है, उसके अंदर 2 पंख दल हैं, उसके अंदर क्या है? 2 नौतल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ध्वजक पूर्णतः बाहरी है और नौतल जो है पूर्णतः आंतरिक है। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को क्या कहते हैं? ध्वजिक कहते हैं। तो ध्वजिक प्रकार के पुष्पदल विन्यास किसमें पाया जाता है? तो मटर, चना, सेम और अरहर में पाया जाता है। आप देखे होंगे मटर या चना के फूल तो देखे ही होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन से प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। तो ध्वजिक प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। हमने कितने प्रकार देखे पुष्पदल विन्यास के? तो 5। कोरस्पर्शी जो कि सरसों और मूली के पुष्प में था, व्यावर्तित जो कि गुड़हल और सदा सुहागन के पुष्प में था, कोरछादी जो कि गुलमोहर और अशोक के पुष्प में था, पंचक जो कि अमरूद और नींबू के पुष्प में था और ध्वजक जो कि चना, मटर, सेम और अरहर के पुष्प में था। तो 5 प्रकार में क्या क्या अंतर दिखाई दिया था कि कोरस्पर्शी में ये जो दल हैं वो आपस में संपर्क में थे, एक दूसरे को ढकते नहीं थे। व्यावर्तित में एक दूसरे को ढकते हैं ये दल। कोरछादी में एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर होता है जो दल होते हैं और 3 जो है व्यावर्तित रूप में होते हैं। पंचक में क्या था कि 2 दल पूर्णतः अंदर और 2 दल पूर्णतः बाहर और एक ट्विस्टेड या व्यावर्तित रूप में। एक प्रकार का पुष्पदल विन्यास में क्या था
एक पूर्णतः बाहरी ध्वजक, 2 पंखदल और 2 आंतरिक नवतल होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार दिखाई दे रहे हैं पुष्प दल विन्यास के। उम्मीद करती हूँ कि पुष्प की संरचना, पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के कार्य, पुष्प दल विन्यास आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।